हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी और आप हमारे इस चैनल का भरपूर लाभ ले रहे होंगे। पूरी उम्मीद के साथ आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूं राष्ट्रपति महोदय से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन, यानी जो भाग 5 है वहां से कैसे आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे उसका ये दूसरा पार्ट मैं ले करके आपके लिए आया हूं। तो माय डियर, पूरी उम्मीद है कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि पिछली बार पिछले वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित क्या-क्या पढ़ाया था। तो माय डियर, आपको बता दूं मैं ये बात क्या कि जब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था तो ये बताया था कि वहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है राष्ट्रपति का चैप्टर, समझ रहे बात को। और यहां से कई बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आप उसको समझ पाओगे, कैसे बिना दिमाग पर जोर दिए भी तुम एग्जाम में सही ऑप्शन चुन पाओगे, आओ पूरी कोशिश करता हूं तुम्हें समझाने की। क्या तो माय डियर, मैंने पिछले भाग में आपको बताया था क्या क्या बताया था कि जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका, ये भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5 में है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। थोड़ा फटाफट समझने का प्रयास करना, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो थोड़ा रिवीजन करा करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो क्या संघ की कार्यपालिका किसमें है? भाग 5 में है ना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 52, 52 से लेकर के कुल 78 तक जो है वो संघ की कार्यपालिका है। 52 से लेकर के 78 तक वो है संघ की कार्यपालिका। समझ रहे बात को। तो 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में कहा गया है? 52 में कहा गया माय डियर। 53 में क्या कहा गया कि जो संघ की कार्यपालिका है उसका वो हेड होगा। क्या होगा? संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, संघ की जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका का वो क्या होगा माय डियर? प्रमुख होगा। ये बात 53 में कही गई है। किसमें कही गई है? यानी जो संघ की कार्यपालिका की जितनी भी कार्रवाई होगी वो राष्ट्रपति के नाम से होगी। समझ रहे हैं। लेकिन आपसे अगर पूछता है कि वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं, तो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। समझ रहे हैं। लेकिन संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है संघ की कार्यपालिका का, वो राष्ट्रपति के पास है। यानी वो उसका बॉस होता है, वो सर्वे सर्वा होता है। जितनी भी कार्रवाई होती है वो सब राष्ट्रपति के नाम से होती है। फिर अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है कि उसका निर्वाचन कैसे होगा? तो निर्वाचन में आपको पता है कि संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित लोग, लोकसभा और राज्यसभा, और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित लोग, इतने लोग उसके जो है चुनाव में भाग लेते हैं। समझ रहे हैं। और क्या? दिल्ली और पुडुचेरी बाद में जोड़ दिया गया। किसको? दो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुडुचेरी को। दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है माय डियर, इनके भी निर्वाचित लोग, ठीक है ना, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। फिर आगे 55 आया, अनुच्छेद 55। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था माय डियर। तो आज जो है हम एक नया आर्टिकल और एक नई बात लेकर के आए हैं राष्ट्रपति महोदय के बारे में। तो देखिए, बहुत ही प्यारा जो है ये भाग है। तो यहां तक मैंने आपको पढ़ाया। तो जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है पीछे, तो वो जा करके आप पीछे जो वीडियो है इसका पार्ट 1, राष्ट्रपति का पार्ट 1, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि केवल फैक्चुअल बातें हो, बहुत सारी बातें नहीं, बल्कि फैक्चुअल बातें हो जो आपके एग्जाम के लिए, चूंकि आपका एग्जाम लगा हुआ है, चाहे वो पुलिस का हो, एसआई का हो, होमगार्ड का हो, रेलवे का हो, सारे एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। क्या कि राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में है।
यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल, पदावधि, पद की अवधि यानी कितने समय तक वो अपने पद पर बनेगा और कब से बनेगा। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 56 में कहा गया है माय डियर। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 56 में। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय जो है जिस दिन शपथ लेंगे, जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन से माय डियर 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। जिस दिन वो शपथ लेंगे उस दिन से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। कौन? राष्ट्रपति महोदय। लेकिन दूसरा फैक्ट आगे देखो आप, तो ये तो हो गया 5 वर्ष। एक बात यहां ध्यान देना, शपथ लेने वाले दिन से, ठीक है ना, कितने? 5 वर्ष के लिए। लेकिन अब यहां पे दूसरा फैक्ट देखो कैसे निकल रहा है। क्या? कि वो 5 वर्ष के पूर्व भी अपना क्या, अपना रिजाइन लेटर दे सकते हैं। समझ रहे हैं आप? वो 5 वर्ष के पूर्व भी त्याग पत्र दे करके अपने पद से हट सकते हैं। त्याग पत्र दे करके अपने पद से हट सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन पैदा हो रहा है क्या, कि त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको देंगे? 5 वर्ष के पहले भी वो त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन देंगे किसको? तो माय डियर, त्याग पत्र जो राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र देते हैं वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र 5 साल के पहले भी देकर अपने पद से हट सकते हैं। तो यहां सवाल पैदा हुआ, क्या क्वेश्चन बनेगा कि वो अपना त्याग पत्र किसको देते? देखो ये स्लिप पॉइंट है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो यहां क्वेश्चन बनेगा क्या, कि वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति महोदय को देंगे। और बहुत ही प्यारा फैक्ट यहां पे एक फैक्ट और बन रहा है। क्या बताऊं? वो ये बन रहा है कि जो ही राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना किसको देगा? पता है? लोकसभा अध्यक्ष को। बहुत ही प्यारा फैक्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। समझ बात को? देखिए एक बार, क्या जो राष्ट्रपति महोदय है वो शपथ की तारीख से, शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बनेंगे। और इनको शपथ कौन दिलाएगा? इनको शपथ कौन दिलाएगा? पता है? इनको शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी वजह से नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का यानी उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन? वरिष्ठतम, जो सबसे वरिष्ठ होगा, सबसे सीनियर होगा। वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलवाएगा। कौन दिलवाएगा शपथ? कौन दिलवाएगा शपथ? हालांकि उस पर भी हम आएंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे क्या? पदावधि। क्या? पदावधि किसमें है? किस आर्टिकल में है? 56 में है। क्या? कि राष्ट्रपति महोदय कितने समय तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो शपथ वाली तारीख से 5 साल तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। कितने समय तक? 5 साल तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन 5 साल के पहले भी वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। माय डियर, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को ही देते हैं। अगर त्याग पत्र देना है तो उपराष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है ना। अब यहां पे एक नया सवाल यह पैदा हुआ, क्या? कि उपराष्ट्रपति महोदय तब क्या करेंगे उस त्याग पत्र? तत्काल इसकी सूचना वो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल इसकी सूचना देंगे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं तो वो इसकी सूचना किसको देते हैं? तो वो इसकी सूचना किसको देते हैं? गुड, किसको? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए माय डियर, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में है। इसका पुनर्निर्वाचन यानी कोई राष्ट्रपति यदि मान लीजिए है तो क्या उसको दोबारा राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है?
पुनर्निर्वाचन की पात्रता है इसमें। पात्रता यानी वो पात्र है कि नहीं है। कोई राष्ट्रपति अगर बन गया, ऐसा हालांकि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना। तो यहां पर ये अनुच्छेद जो 57 है, 57 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे कि नहीं होंगे, ये बात अनुच्छेद 57 बताई गई है। तो वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे, बिल्कुल बनाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन कितनी बार बनाया जा सकता है, कितनी बार बनाया जा सकता है, इसके बारे में हमारा संविधान खामोश है, ठीक है ना। जबकि अमेरिका में कितनी बार बना सकते हैं, तो अमेरिका में किसी भी व्यक्ति को 2 बार वो राष्ट्रपति बना सकते हैं। लेकिन भारत के संविधान में कितनी बार बना सकते हैं? हाँ, बना तो सकते हैं दोबारा, लेकिन कितनी बार बनाएंगे इस पे हमारा संविधान जो है वो मौन है, कुछ नहीं बोलता। लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि वो पुनर्निर्वाचन के लिए जो है वो पात्र है, यानी उसको दोबारा भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें? अर्हताएं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, आप फॉर्म भरे तो आपका क्वालिफिकेशन लिया होगा ना भैया, उसी तरह से राष्ट्रपति का भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। भारत के प्रथम नागरिक हैं, भारत के प्रथम नागरिक हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं, समझ रहे बात को। तो उनका क्वालिफिकेशन भी फिक्स है। राष्ट्रपति महोदय का क्वालिफिकेशन किसमें है? अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति महोदय का क्वालिफिकेशन है। अब इनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन आपको मोटा मोटा पता ही होगा। क्या? नंबर 1 कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। तो पाकिस्तानों वाले आके राष्ट्रपति बन जाएंगे। भारत का नागरिक हो, यानी जिसको भी राष्ट्रपति बनना है वो कंप्लीटली क्या है? भारत का नागरिक हो। नंबर 2, दूसरी शर्त क्या है कि वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितना? कम से कम वो 35 साल का हो। नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 वो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, और नंबर 3 माय डियर क्या? वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। यहां पे ध्यान देना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, और जो भी केंद्र और राज्यों के मंत्री हैं, ये सब का पद जो है, राज्यपालों का पद, मंत्रियों का पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये लाभ का पद नहीं माना जाता। बहुत कमाल की बात है, इसको लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। पहला, वह भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 58 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह न्यूनतम 35 साल का हो चुका हो, समझ रहे हैं। तीसरा, कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल यहां पे छुपा हुआ है। क्या? बहुत ही प्यारा आर्टिकल, बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया। क्या? वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, चुने जाने के योग्य हो। यानी एक लोकसभा सदस्य, यानी जिसको आप सांसद कहते हैं, ठीक है ना, तो एक लोकसभा का सदस्य यानी सांसद बनने की जितनी योग्यता होती है वो राष्ट्रपति में होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी तो कह रहा है कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम राष्ट्रपति, समझ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वह क्या हो? लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, माय डियर। तो ये है राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन जो एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना यहां से बनती है। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद की शर्तें, ठीक है ना। अभी जो हम पीछे बता रहे थे आपको, तो शर्तें किसमें है? अनुच्छेद 59 में है, अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति पद पर अगर आपको आना है
तो शर्त क्या होती है? वो शर्त यह है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, नंबर एक। नंबर दो, जो महत्वपूर्ण है यहां पर शर्तों में, वो क्या? कि वह जो है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना, यानी इनका सदस्य ना हो, विधायक सांसद ना हो वो। और मान लीजिए कि यदि है, तो जिस दिन वो चुनाव के लिए जाएगा, चुनाव में पर्चे दाखिल करेगा, तभी से उसका पद क्या मान लिया जाएगा? खाली मान लिया जाएगा। यानी यहां ये लालच आपको छोड़ करके ही आप राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। अब सोचिए आप, मतलब दिमाग में लगा है कि जो हम लोकसभा राज्यसभा सांसदों बने रहें, राष्ट्रपति हो जाएं, क्या पता राष्ट्रपति बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, तो इहो पद पे ऐसा नहीं है भाई साहब। संविधान बनाने वाले बकलोल नहीं थे, समझ रहे बात को? यानी आप जो है अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं माय डियर, तो निश्चित रूप से आपको ये अगर है भी तो इसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसको रिक्त मान लिया जाएगा जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जाएंगे। समझ रहे ना? एक बात, शर्तों में थोड़ी सी 59 में ही और आगे बढ़ के अगर हम बात करें, तो वो जो है उसका जो आवास मिलता है यानी राष्ट्रपति भवन, उसका कोई किराया वगैरह नहीं लगता। एकदम जान लीजिए, आवास जो होता है वो राष्ट्रपति का, वो बिल्कुल फ्री होता है। आवास उनको जो है वो फ्री आवास मिलता है माय डियर। और उनका जो वेतन होता है ना, वेतन होता है वो भी क्या होता है? टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है। दूसरा, कार्यकाल के दौरान उनका वेतन जो है घटाया वटाया नहीं जा सकता है। समझ रहे? भत्ते वगैरह इधर उधर नहीं किए जा सकते हैं। समझ रहे? ये सब शर्तों में है, 59 में पूरा भरा हुआ है। क्या? नंबर एक, क्या कि वो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता। अगर लालच में पड़ जाए कि नहीं हमको बनना है भैया इधरो उधरो, तो ऐसा नहीं होगा। समझ रहे बात को? संविधान इस पे स्पष्ट कहता है कि सपोज दैट अगर आप हैं भी, तो आपको उसी दिन अपना वो पद जो है छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो 59 आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए आप, फिर क्या है? राष्ट्रपति का शपथ। यहां से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। शपथ किसमें है? 60 में है। राष्ट्रपति महोदय का शपथ किसमें है? अनुच्छेद 60 में है। एक बात और बता दूं आपको, यहां क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना क्यों? क्योंकि ये स्लिप पॉइंट है। स्लिप क्या है? अनुसूची 3 में भी शपथ है मेरे प्यारे भाई। अनुसूची 3 में भी क्या है? शपथ है। कुल 12 अनुसूचियां है ना, संविधान बनने के समय में 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। तीसरी अनुसूची में भी तमाम हमारे धुरंधर वीरों का जो है वो शपथ मौजूद है। कहां मौजूद है? अनुसूची 3 में। लेकिन वहां पर राष्ट्रपति महोदय का शपथ नहीं है। इनका शपथ कहां है? अनुच्छेद 60 में। ठीक है ना? अनुच्छेद 60 में। अब यहां से और क्या बन सकता है? तो ये पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो शपथ किसके सामने लेंगे? कौन इनको शपथ दिलाएगा? तो आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, इसी को क्या कह सकते हैं आप? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय है ना? भारत में जितने न्यायालय हैं सबका बाप है क्या? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे ना? हमारे यहां न्याय की जो परंपरा है वो कुछ यूं है। ठीक है ना? बाद में इस पे बात करेंगे हम लोग जब न्यायालय पढ़ेंगे। ये न्यायालय इस तरह का है भैया। यहां पे है अपना सुप्रीम कोर्ट, इसने जो कह दिया वही अंतिम बात मानी जाएगी। ठीक है ना? तो राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिला रहा है भैया? तो सुप्रीम कोर्ट का, यानी उच्चतम न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय का कौन? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ये जो है राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाते हैं। लेकिन सपोज दैट, मान लीजिए कि उस दिन मुख्य न्यायाधीश नहीं है किसी कारणवश से, तब क्या करेंगे? तब सुप्रीम कोर्ट का यानी उच्चतम न्यायालय का ही सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर व्यक्ति जो है वो उनको ठीक है ना, वरिष्ठतम न्यायाधीश, सबसे सीनियर न्यायाधीश,
तो यहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं कि राष्ट्रपति महोदय का शपथ कहाँ है, अनुच्छेद 60 में है माय डियर। इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। सपोज दैट अगर कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है किसी कारणवश, तो जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो जो है राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाएगा। तो माय डियर, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो आप, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अभी तक तो खूब मजा लिए राष्ट्रपति महोदय, अब देखिए इनके ऊपर महाभियोग कैसे लगता है। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को इंसल्ट करके हटा देना। इसीलिए आपको एक बात बताऊं, आज तक किसी के ऊपर महाभियोग लगाने की नौबत नहीं है। कौन अपना इंसल्ट करवाएगा यार, ओकरे पहले नु खसक लेगा, समझ रहे बात को, उसके पहले क्या करेगा, धीरे से खसक लेगा। कैसे खसकेगा हम आपको बता रहे हैं, देखिए आगे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। किसमें है, अनुच्छेद 61 में है। कहां से लिया गया है, तो ये माय डियर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका भी आप कह सकते हैं, यूएसए भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर जो इंपीचमेंट लगेगा, महाभियोग लगेगा, वो माय डियर कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। और किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 61 में है। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है ना कि जो इन पर महाभियोग लगाया जाएगा उसका आरोप क्या लगेगा, किस आरोप पे, तो संविधान का अतिक्रमण, एक आरोप मात्र, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण करने पे माय डियर, ठीक है। इस आरोप के आधार पर इनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यहां पर एक प्यारा फैक्ट और बन रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलेगी, यानी किस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। तो दो सदन है, संसद के दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दो हाउस हैं, और राष्ट्रपति, तीनों को मिला दीजिए तो संसद बन जाती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला दीजिए तो क्या बन जाती है, संसद बन जाती है। तो ये दो हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इनमें से किसी में भी राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्यसभा या फिर लोकसभा, इनमें से किसी भी हाउस में, ध्यान रखिएगा, किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा में लाना चाहे तो लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में लाना चाहे तो राज्यसभा में ला सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, क्या, कि जिस भी हाउस का सदस्य ये प्रस्ताव लेकर के आएगा तो उस प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों का, 1/4, यानी अगर 100 लोग हैं तो 100 का 4 क्या हो जाएगा, इक्वल 25 हो जाएगा। अगर 100 का चौथा भाग निकाले तो क्या बनेगा, 25 बनेगा। तो जितने सदस्य हैं 1/4 सदस्य माय डियर, उस पर सिग्नेचर होना जरूरी है जो प्रस्ताव लाया गया है। यानी प्रस्ताव लाने के समय ही सिग्नेचर जरूरी है। कितना, 1/4 सदस्य अगर सहमत हैं तभी वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। समझ रहे ना, कितने, 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर उस पे जरूरी है। और यहां पे बहुत प्यारा फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, जरा देखो आप, क्या बन रहा है कि भैया सदन में यानी हाउस में प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति महोदय को इसकी सूचना देना जरूरी है। यही वो पिक पॉइंट है कि राष्ट्रपति सूचना मिलते ही अगर उसको लग गया कि यार ये सब इंसल्ट करेंगे तो धीरे से खसक लेगा। समझ रहे ना, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि त्याग पत्र देना तो उसके हाथ में है। वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है और उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देना ही पड़ेगा। समझ रहे ना, तो ये यहाँ पर बहुत ही लुक पॉइंट है और ये राष्ट्रपति के लिए बहुत ही अच्छा है। नहीं तो भाई साहब एकदम जान लीजिए इंसल्ट करके हटाते ये लोग, ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या, कि अगर लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी हाउस प्रस्ताव ला रही है तो उस प्रस्ताव पर जितने भी उस हाउस में सदस्य हैं उनका 1/4 सदस्यों का उस पर सिग्नेचर होना जरूरी है माय डियर,
ठीक है ना। कितने लोगों का 1/4 सदस्यों का उस पर सिग्नेचर होना जरूरी है। अब ये प्रस्ताव हाउस में लाए आप, इसके 14 दिन पहले, कितना 14 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को सूचना देना जरूरी है। 14 दिन पहले बताना जरूरी है कि भाई साहब आपके खिलाफ जो है वो हाउस में, फला हाउस में जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। और जो प्रस्ताव उसके पास भेजा जाएगा उस पर जो है 1/4 यानी 1/4 सदस्यों का, उस हाउस के 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना बहुत ही जरूरी है। एकदम ध्यान से समझिए इस बात को, समझ रहे? तो ये यहां से महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब उसके बाद जब प्रस्ताव हाउस में लाया जाएगा तो जिस भी हाउस में लाया जाएगा माय डियर, 2/3 सदस्य उस हाउस के 2/3 सदस्य अगर उस पर सिग्नेचर कर देते हैं कि हाँ हटा दो, महाभियोग लगा दो, तो वो उस हाउस में पास माना जाएगा। फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, वहां भी अगर 2/3 सदस्यों ने सिग्नेचर कर दिया तो राष्ट्रपति महोदय को उसी दिन से अपने पद से जो है हटना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो एक बार फिर समझो आप क्या कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, अनुसूची 3 में नहीं है। दूसरा, महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो अमेरिका से लिया गया है। अगली बात क्या कि किस आधार पर महाभियोग लगेगा? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग इनके ऊपर लग सकता है। अगली बात कि महाभियोग का प्रोसेस किस हाउस में लाया जाएगा? तो राज्यसभा, लोकसभा में से किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। अगली बात क्या कि जो प्रस्ताव ला रहे हैं उस पर 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना जरूरी है। और अगली बात क्या कि 14 दिन पहले महाभियोग का प्रस्ताव हाउस में पेश करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देना जरूरी है। समझ रहे बात को? और फिर सूचना देने के 14 दिन बाद अगर आप उसको हाउस में लाते हैं और 2/3 सदस्य जिस हाउस में आप लाए उसके 2/3 सदस्य अगर उस पर सिग्नेचर करते हैं तो उस हाउस से वो पास माना जाएगा। फिर दूसरे हाउस में जाएगा। समझ रहे बात को? दूसरे हाउस ने भी 2/3 सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या किया? इसको विशेष बहुमत माना जाता है। समझ रहे? 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो राष्ट्रपति महोदय को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको यहां समझ में आया होगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद जो है वो अनुच्छेद 71 में है कि अगर कहा गया है, अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो इसकी सुनवाई जो है माय डियर उच्चतम न्यायालय करेगा। कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। बहुत ही प्यारा फैक्ट है ये, उच्चतम न्यायालय करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा और इसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। क्या? इसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। ये किस आर्टिकल में है? तो 71 में है माय डियर, ठीक है ना। तो यहां से इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, अच्छा तो माय डियर आज हमने आपको यहां तक पढ़ाया 71, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम लोगों का मनोबल भी बढ़ता रहे और आपको फ्री में क्लासेस मिलती रही। तो फिर मिलते हैं प्रतिष्ठा क्लासेस के इसी चैनल पर अगला वीडियो लेकर के, और तब तक आपको बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी करें और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। जय हिंद।